So, good morning, everyone. Today we will be studying the regulation of enzyme activity. जितने भी एंजाइम्स आपकी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करना जरूरी है, ठीक? उनका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए दैट व्हाई द रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप एक चीज समझो कि अगर हम मेटाबॉलिक पाथवेज की भी बात करते हैं आपकी बॉडी में, है ना? इफ वी टॉक अबाउट मेटाबॉलिक पाथवेज इन योर बॉडी, देन लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलिसिस, है ना? ग्लाइकोलिसिस में भी हमारे पास जब एटीपी निकलती है, ठीक है, तो उस एटीपी का निकलना हमेशा हमारी जरूरत के हिसाब से होता है। मतलब हमेशा हमें एटीपी की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है और वर्क आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रही है। यू आर सिटिंग एंड इन अ मोमेंट यू हैव टू रन फॉर द फोर्थ फ्लोर, तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है? तो आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड्स के हिसाब से आपकी मेटाबॉलिक साइकिल्स चलती हैं, आपकी एटीपी निकलती है, ठीक है? जब आपको एनर्जी की जरूरत है तो साइकिल्स चलेंगी। जब आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है तो आपकी साइकिल्स स्टॉप हो जाएंगी मोमेंटरीली, है ना? परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी तो ये तो एक एरर हो गया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हम इसको कहते हैं। बट these cycles, these are highly regulated। हमें पता है कि कब ये साइकिल हमने चलानी है और कब ये साइकिल्स हमने नहीं चलानी है, ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम, सो regulation of enzyme activities can occur in different stages and different ways, ठीक है? तो वो कौन कौन सी वेज हैं? सबसे पहला है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम। आज हम ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन बहुत डिटेल में कवर करेंगे, है ना? थर्ड इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। और आपने आज मैं जितना पढ़ाऊंगी आपने पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैडम ने यूट्यूब पे वीडियो डाल देनी है वहीं से देख लेंगे हम, नहीं। आप आज बढ़ के आओगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो। मैं फिर रेपिटेशन नहीं करूंगी, है ना? देन इज कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। फिफ्थ इज एंजाइम डिग्रेडेशन एंड लास्ट इज द आइसोएंजाइम। तो इन तरीके से आपकी जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है। व्हाई? बिकॉज ऑल द साइकिल्स दे आर ऑपरेटेड थ्रू द एंजाइम्स। सारे साइकिल्स जो हैं वो एंजाइम उनको ऑपरेट करते हैं और एंजाइम ही उनको रेगुलेट भी करेंगे, ठीक है? अब हम सबसे पहला पॉइंट इसमें एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज योर एलोस्टेरिक रेगुलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज योर एलोस्टेरिक
रेगुलेशन। ठीक है जी। अब एलोस्टेरिक रेगुलेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए कि एलोस्टेरिक वर्ड क्या है। ठीक है, तो अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इट हैज एन एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, क्यों बाइंड करता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है इस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर से, और साथ ही में इस एक्टिव साइट के पास अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं, जो अमाइनो एसिड के रेजिड्यूज कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। तो जिस साइट पर ये अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, उस साइट को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। दैट साइट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक साइट। बट नाउ हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस तरीके का होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, है ना। अलग अलग सब यूनिट्स होंगी, अगर टर्शरी स्ट्रक्चर करें तो इसी तरीके की कोई दूसरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो ये वाली साइट है ना, ठीक, ये स्मूथ नहीं है, ये ऐसी रफ है थोड़ी। ऐसा हो सकता है एंजाइम, ऐसा हो सकता है, रफ है। ठीक है, इधर से ऐसा हो सकता है। ठीक, अब इस रफ एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा जो कुछ एक क्लेफ्ट्स बचते हैं, वो इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इसके पास यहां हो सकते हैं, है ना। उन क्लेफ्ट्स को हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। उन क्लेफ्ट्स को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। और इसी एलोस्टेरिक साइट पर, ये एलोस्टेरिक साइट कहीं भी हो सकती है, बट दिस एलोस्टेरिक साइट, दिस साइट इज अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा कोई भी ग्रूव है, कोई भी क्लेफ्ट है, जहां पर कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, उस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है जी। अब जो मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं कि इस साइट पर, इधर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है ना, इस साइट पर जो मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे एलोस्टेरिक इफेक्टर। एलोस्टेरिक इफेक्टर। ठीक है, अब एलोस्टेरिक इफेक्टर भी बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। वी कैन से दैट दिस इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, क्यों? क्योंकि अब एक चीज यहां पे और आप समझो, हम एंजाइम की जब बात कर रहे हैं, ये एक आपका एंजाइम है ना। ठीक से, दिस इज योर एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक है। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर एक क्लेफ्ट है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, इधर ग्रूव है ना, ऐसे बना लो अंदर को, ये ऐसा एक ग्रूव है इधर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, और उस ग्रूव पर, है ना, पहले रिएक्शन क्या होनी है? रिएक्शन होनी है कि ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है,
इस एंजाइम और सबस्ट्रेट ने बनाना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। ये जो आपका एंजाइम है इसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, फिर फर्दर इन्होंने प्रोडक्ट निकाल देना है अलग और एंजाइम लिबरेट हो जाना है। ये जनरल रिएक्शन इस ऑर्डर में चलेगी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आया, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जब आया तो उसने एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड किया। लेट्स से इधर थी एलोस्टेरिक साइट, इसकी बाइंडिंग से, है ना, इस मॉड्यूलेटर की बाइंडिंग से क्या हुआ, इसकी बाइंडिंग से पूरे के पूरे एंजाइम के मॉलिक्यूल में एक टेंशन क्रिएट हो गई, है ना, स्ट्रेस क्रिएट हो गया, जिस स्ट्रेस से इसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर, पीछे से इसने ऐसे धक्का दिया ना, लेट्स से फोर्स, है ना, इस एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जब इस एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट is not specific structurally for binding to the substrate, है ना। क्यों? क्योंकि तभी बाइंड करेगा जब सबस्ट्रेट के तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो मॉड्यूलेटर है ये इसको रोक देता है सबस्ट्रेट को बाइंड करने से, है ना। जरूरी नहीं है हर बार रोके, ठीक है, कभी कभी इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता भी है, मॉड्यूलेटर बोल रहे हैं ना, मॉड्यूलेट कर रहा है ना। तो बेसिक इसके पीछे ये है, चाहे एक्टिविटी बढ़ाए चाहे एक्टिविटी कम करे, उसका बेसिस एक ही है कि जब कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल और मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है तो वो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। नाउ मूविंग ऑन टू कि ये एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या है या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स क्या है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, these allosteric modulators, they modulate the enzyme activity, or you can say they regulate the enzyme activity. ये एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब ये भी दो तरीके का हो सकता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, एक हो सकता है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, जैसे नाम बता रहा है इसका, है ना। तो जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, ठीक है, और पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर है, ये क्या करता है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज increased when an allosteric modulator binds to the enzyme, binds to the enzyme. पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, किसकी, एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव मॉड्यूलेटर की बात करेंगे तो ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, इट इनहिबिट्स द एंजाइम, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को खत्म करेगा। क्यों खत्म करेगा, क्योंकि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद
अब वो इस स्थिति में नहीं रहेगा एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाइंड कर सके। ओके, सो मॉड्यूलेटर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज पॉजिटिव मॉड्यूलेटर जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, अनदर वन इज नेगेटिव मॉड्यूलेटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर क्लासिफिकेशन, एलोस्टेरिक एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं, when we talk about allosteric enzymes, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स जितने भी है ना वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन करते हैं। पहले तो ये बात है, तब हम इन एलोस्टेरिक एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं। ऐसे एंजाइम्स जिसके पास एक्टिव साइट के अलावा भी एक ऐसी साइट है जहां पर कोई मॉलिक्यूल, कोई इफेक्टर बाइंड करेगा, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ओके, और we can say that the enzymes that are regulated by allosteric mechanism are known as allosteric enzymes, and they possess additional allosteric site. अब इसकी भी दो क्लासेस है, इसकी भी दो क्लासेस है, और उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ Km एंड ऑन द बेसिस ऑफ Vmax। अब हम सबसे पहले तो हम समझेंगे कि Km क्या है और Vmax क्या है। ठीक है, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पढ़े। हम जब उसमें फैक्टर्स सबस्ट्रेट लेते थे, एक्स एक्सिस पर हम लेते थे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, और वाई एक्सिस पर हम लेते थे, वाई लिख दिया देखो मैंने, वाई एक्सिस पर हम लेते थे एंजाइम की एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब अगर हम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन, ध्यान से समझना इसको, अगर हम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, है ना, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो वी नॉट का मतलब क्या है, जिस रेट से आपके प्रोडक्ट निकलने शुरू हुए, इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस पूरे के पूरे एंजाइमेटिक रिएक्शन की, वी नॉट। और इसका ट्रेंड हम कैसे देखते हैं, द ट्रेंड इज जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, वेलोसिटी आपकी बढ़ गई। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, वेलोसिटी भी बढ़ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधी लाइन नहीं दी जा रही, स्ट्रेट है ये लाइन, है ना। एंड आफ्टर दैट द स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स इज देयर। ठीक है, फिर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर सीधी चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस पूरे रिएक्शन में, पूरे के पूरे रिएक्शन को अगर हम देखें, पूरे के पूरे ग्राफ को हम अगर देखें, तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, तो दिस इज योर वी मैक्स। मैक्सिमम इस रेट से ही आपके प्रोडक्ट्स लिबरेट होंगे। ठीक है, अब वी नॉट हो गया, वी मैक्स हो गया। अब हम बात करते हैं के एम की, क्योंकि जब भी हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वी मैक्स और के एम के बेसिस पे करते हैं। सो द के एम इज समवेयर हियर, ये इधर आएगा आपका के एम। के एम इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। सबसे पहले तो इस पूरे ग्राफ को देखो, ये वी मैक्स है इतनी, ये यहां पर वी मैक्स आई। अब Vmax से हाफ, हाफ क्या आई, इधर हाफ Vmax, ये वाली लाइन पूरी, है ना। ये क्या आई, इसको एक्स एक्सिस पर मत समझ लेना,
ये रेट पूरी ये वाली है इधर यहां पर हाफ वी मैक्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं के एम। ठीक है, के एम सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ, where the initial velocity is half of maximum velocity। तो आप यहां देखो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पर, सॉरी y एक्सिस पर है, ये हाफ हो गई v max के, और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर km है। सो व्हाट इज km? km is defined as that concentration of substrate at which द क्लास का टाइम हो जाएगा तो बता देना मुझे, एट विच द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है जी, तो केएम क्या है? सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर इनिशियल वेलोसिटी हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी के। अब क्यों पढ़ते हैं हम ये केएम? क्या क्या स्यापा आ गया था? क्यों पढ़ना है हमने ये, है ना? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो केएम का, या फिर यूं कहो माइकलिस, आपके सिलेबस में ना माइकलिस मेंटन इक्वेशन नहीं है, नहीं तो आपको ये वहां पे समझाना था, इसलिए ये यहाँ पे समझाना पड़ रहा है। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। सो दिस माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये बताता है एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी कितनी है। It shows the affinity of the enzyme for the substrate. ओके, अब रिलेशनशिप क्या कहती है? रिलेशनशिप इज सेइंग दैट इफ Km इज लो, आपको सिर्फ ये समझना है, वैसे हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं तो आपके सिलेबस में ये है। इफ Km इज लो, affinity is high, and if Km is high, affinity is low। और किसकी एफिनिटी? एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ। एन- ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो तुम नेक्स्ट क्लास। एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ, इतना कल आप लोगों ने करके आना है, ठीक है पूजा? ओके, सो if Km is low, affinity is high, and if Km is high, affinity is low। अब ये क्या बता रहा है? This is showing affinity of the enzyme to the substrate if we consider a reaction, first reaction of glycolysis, इसमें glucose is converting into glucose 6 phosphate। यहाँ पर एंजाइम था हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, दो एंजाइम थे। इन दोनों एंजाइम्स में सिर्फ अगर फर्क है तो के एम का फर्क है। ठीक है, के एम का फर्क है। और के एम का फर्क क्या है कि हेक्सोकाइनेज का के एम कम है एज कंपेयर टू ग्लूकोकाइनेज। अगर हेक्सोकाइनेज का के एम
कम है तो इसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए ज्यादा होगी. When the affinity for glucose is high, that means it can act at low substrate concentrations. बट ग्लूकोकाइनेज लो सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं कर सकता. और अगर हम ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन देखें, 70 से 110 mg पर डीएल होती है. तो आप सोचो, डीएल मतलब 100 ml, 100 ml में 70 mg मिनिमम होती है, तब ग्लाइकोलिसिस चलेगी. तो इतनी कम कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में भी हेक्सोकाइनेज इफेक्टिवली काम करता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज काम नहीं करता है. ठीक है. सो इसीलिए के एम का अलग सिग्निफिकेंस है, दैट इट शोज द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट्स. अच्छा, अब हम जब एलोस्टेरिक एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो हम दो तरीके की बात कर रहे थे. वन इज K class of allosteric enzymes. In this K class of allosteric enzymes, जो इफेक्टर है, the effector changes Km and not the Vmax. ये Km को तो चेंज करता है इफेक्टर, पर मैक्सिमम वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा. इसका एग्जाम्पल है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट. हम जब बनाते हैं, याद आपने खाली रखना है, एलबी प्लॉट जब हम बनाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए जब हम एलबी प्लॉट बनाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि के एम तो चेंज हो रहा है, एफिनिटी तो चेंज हो रही है ना, लेकिन वी मैक्स चेंज नहीं हो रही. वी मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड. ठीक है. एक एग्जाम्पल है इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज. So this was the K class of allosteric enzymes. Now is the V class of allosteric enzymes. So V जैसे K class था, वो Km को चेंज करता था. जैसे V class है, it alters the Vmax but Km remain unchanged. But Km remain unchanged. ठीक है. इसका जो एग्जाम्पल है, दैट इज इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अभी हम ये टाइप्स ऑफ इनहिबिशन भी पढ़ेंगे. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है. एंजाइम का एग्जाम्पल है असिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज. असिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज. ठीक है जी. सो यू नो, अगर हम एलोस्टेरिक एंजाइम की बात कर रहे हैं, चाहे वो के क्लास हो, चाहे वो वी क्लास हो, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कैसे कर रहा है? सिर्फ एक तरीके से, बाय कन्फर्मेशनल चेंज इन दी एलोस्टेरिक एंजाइम्स. इन दी एलोस्टेरिक एंजाइम्स, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, इन दी एलोस्टेरिक एंजाइम्स. सो
अब एलोस्टेरिक एंजाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉन कोवलेंट लिंकेज से ये जो एलोस्टेरिक फैक्टर्स हैं ये इस एलोस्टेरिक एंजाइम्स पर बाइंड करते हैं, ठीक है। एंड इसको इसकी कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हैं। As a result of the conformation change, there is the change in the structure of active site। जो मैं ऊपर आपको बता रही थी, यहाँ पे देखो, मैंने उस वक्त कॉन्फर्मेशन की बात नहीं की थी, है ना। ये आ, ये वाला देखो, है ना, कि मॉड्यूलेटर बाइंड किया, ऐसी कॉन्फर्मेशन चेंज हुई एंजाइम की दैट द एंजाइम इज नाउ नो मोर स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ठीक, कि जब कॉन्फर्मेशनल चेंज होती है तो कॉन्फर्मेशनल चेंज से या तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मतलब मॉड्यूलेटर है ना, एनहांस होगी एंजाइम की एक्टिविटी, या नेगेटिव इफेक्ट होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, या एंजाइम आपका इनहिबिट हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक और आज हम पढ़ेंगे, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, आज टाइम हो गया, आज इतना ही। फीडबैक इनहिबिशन हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड इन। और ये आपने वीडियो, चलो मैं इंस्ट्रक्शंस में डाल दूंगी, व्यू दिस वीडियो इन 1.5x स्पीड। थैंक यू सो मच।